नहीं नहीं, अभी अस्सलाम वालेकुम स्टार्ट करते हैं। नहीं, साइलेंस ही है, आपके उससे कोई डिफेक्ट नहीं है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें कल के लेक्चर से। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बता दें सर। यूनिलिटरल मिस्टेक का पार्ट था ये। एक मिनट। देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बहुत आसान सी बात थी। अगर कोई शख्स अपनी ओन नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी ही गलती की वजह से खुद से गलती पे रहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो हम यही कहते हैं कि उसकी अपनी नेग्लिजेंस थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी लीज की, कि अगर एक लीज आपको अलॉट हुई हुई है 20 साल के लिए और आप खुद से उसको 30 साल की लीज समझ रहे हैं, तो ये आपकी अपनी गलती, आपकी ओन नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो कल को कोर्ट आपको कोई भी रिलीफ इस पे ग्रांट नहीं करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है सर? नहीं, यूनिलिटरल और पॉजिटिव असर्शन में फर्क है। यूनिलिटरल एक मिस्टेक का पार्ट है जिसमें आप जो है खुद से मिस्टेक है। पॉजिटिव असर्शन वो है कि आप किसी को अनवारंटेड स्टेटमेंट दे भी रहे हैं। ठीक है, कि आप खुद से तो समझ ही रहे थे, अगले को भी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव वो स्टेटमेंट आप पास कर रहे हैं और उसे भी आपके स्टेटमेंट पे यकीन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में एक फर्क है। सर चैप्टर 6 में पॉइंट नंबर 6, भाई हेडिंग से पूछें, इस तरह से नहीं पूछें। चैप्टर 6 में पॉइंट नंबर 6, बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नहीं, सेल ऑफ गुडविल से ऑनवर्ड शुरू कीजिएगा। चलो ठीक है, सेल ऑफ गुडविल पे दोबारा बात कर लेंगे। ठीक है, मसला नहीं है। और कोई सवाल जब तक बाकी स्टूडेंट्स भी आपके आ रहे हैं, क्योंकि असल में स्टूडेंट पोर्टल पे इशू आ गया था, तो इस वजह से मैंने जिस लिंक के थ्रू ज्वाइन किया था, तो आपको भी उसी लिंक के थ्रू क्लास ज्वाइन करवाई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि हर वीक आप लिंक सेंड करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल आप उसी प्रोसीजर से ज्वाइन करेंगे जिस प्रोसेस से आप ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू अपने। ये तो हमने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए इसलिए करा। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 6 से सवाल है। ठीक है, ये आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जो वैसे नहीं कर सकते, तो आप इस पे व्हाट्सएप से पूछ रहे हैं। क्योंकि ये वैसे भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको एक आपकी नॉलेज के लिए रेफर किया है कि आप पढ़ लीजिएगा इसको। अगर आप कोर्स कंटेंट में भी जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम नहीं लिखा हुआ। और कोई सवाल कोई पूछना चाह रहा है, ये सबको समझ में आ गया? सर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल में जो दो पॉइंट बताए थे, उस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो होगा? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल में
मेरे ख्याल से आप भी यूनिलिटरल मिस्टेक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक मिनट देख लूं। देखें, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल में जो 2 पॉइंट्स थे वो ये थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ जो आपकी मिस्टेक है ना वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के थ्रू हुई। देखिए ना, जब आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो अगले का फ्रॉड होता है, आपकी गलती होती है। आप उसके फ्रॉड में आ गए, आपकी मिस्टेक थी लेकिन उसका फ्रॉड था। अगर आपके साथ कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होती है तो ठीक है, उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई उससे, लेकिन आपसे क्या हो गई उस जगह, आपसे गलती हुई ना, आपने साइन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपकी जो मिस्टेक है तो वो यूनिलिटरली ना, क्योंकि वो तो फ्रॉड कर रहा है, आप तो अपने तौर पे गलती पे आ गए। लेकिन यहाँ पे आप खुद से अपनी ओन नेग्लिजेंस की वजह से गलती पे नहीं आए, अगले ने इंड्यूस किया है, आपको धकेला है गलती की तरफ, आपके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके। ठीक है, तो अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपको कोई गलती की तरफ ला रहा है, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है आप अभी भी मिस्टेक पे, और है भी यूनिलेटरल मिस्टेक, क्योंकि आप गलती में है ना, अगले को तो पूरा पता था जब वो फ्रॉड कर रहा है आपसे तो। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आपको इंड्यूस करके गलती में लाया है, आप अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं आए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। लेकिन अगर आप अपनी नेग्लिजेंस की वजह से होते तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। वाइड एब इनिशियो अलग था, वो 2 ही कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें वाइड एब इनिशियो का था, एक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन में था और एक नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट में था, कि आपकी डॉक्यूमेंट की नेचर आपके माइंड से मैच नहीं थी। दूसरा आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, कि आप उस शख्स से कभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं थे, जिसमें हमने एक सर्कस की एग्जाम्पल पढ़ी थी और दूसरा हमने पावर ऑफ अटॉर्नी वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी। ठीक है, तो वो एक तीसरी हेडिंग थी वाइड एब इनिशियो वाली। क्लियर है सर? ठीक है, तो भाई स्टार्ट करा देता हूं मैं, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट हो चुके हैं और मॉर्निंग की आपकी क्लास है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली आपके पास सो ही रहे होते हैं ज्यादातर। अच्छा, हम शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, ठीक है जी, हमने बात कर ली थी एग्रीमेंट इन रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पे। हमने बात करी थी कि कभी भी आप किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हर इंसान की ये राइट है कि वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए प्रॉपर ट्रेड करे। उसका ये फ्रीडम है कि वो खुद आराम से किसी के दबाव के आए बिना अपना कारोबार कर सके, हर किस्म की तिजारत कर सके लॉफुल। ठीक है, तो ये बात हम कर चुके थे। अगर आप किसी को ट्रेड से रोकने का एग्रीमेंट करते हैं, कि आप किसी को कहते हैं मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम अपनी दुकान बंद कर दो, और कल को वो बंद कर देता है, फिर वो कोर्ट में आके खड़ा होता है कि जनाब इन्होंने कहा था कि 10 लाख रुपए दूंगा, दुकान बंद कर दो, लेकिन मैंने बंद कर दी, उसके बाद अब ये 10 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो ये एक वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है जी, ये एक वाइड एग्रीमेंट है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड एग्रीमेंट है, कि लॉ ने पहले ही मना कर दिया कि आप किसी को तिजारत से नहीं रोक सकते, तो इस तरह का एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, अब इसके बाद हमने, एक मिनट, एक सवाल है किसी स्टूडेंट का, सर साइट पे जो पॉपअप हो रहा है उसे कैंसिल कर दें। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, हमने कुछ इसकी एक्सेप्शंस देखी थी। ठीक है, कि कुछ जगह इसकी एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि हमने पहली बात करी थी सेल ऑफ गुडविल पे, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने कहा भी था कि आप गुडविल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है? नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट्स है
एक्सेस अर्न करने की जो एबिलिटी होती है ऑन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, उसको हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसकी टाइप्स का कहा था कि आप लोग पढ़ लिएगा इंटरनेट वगैरह से कहीं से भी, बाकी वो आपकी एक नॉलेज की बात है, मेरा टॉपिक वो नहीं है बहरहाल। ठीक है, तो दर हकीकत गुडविल क्या होती है? नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी ऑन नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो ये हमारे पास गुडविल आ जाती है। ठीक है, अगर आप किसी को गुडविल सेल कर रहे हैं अपनी, फॉर एग्जाम्पल आप एक बेकरी, आपकी एक बेकरी शॉप थी, ठीक है, अब वहां पे क्या था, आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, आप नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न करते थे, इसका मतलब है आपके पास गुडविल थी, किसी शख्स ने आपसे वो बिजनेस खरीदा। तो देखें, गुडविल की भी एक वैल्यू होती है जो वो आपको पे करता है। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको गुडविल का एसेट नजर आए, जो कि एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, आप आगे पढ़ लेंगे या पढ़ चुके होंगे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जो कि एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है, कभी भी किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको गुडविल नजर आती है तो याद रखिएगा वो हमेशा परचेज गुडविल होगी, कभी भी सेल्फ क्रिएटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जो गुडविल हम खुद से क्रिएट करते हैं वो कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा एक परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर जब आप किसी बिजनेस की, जैसे कि बेकर्स की शॉप थी और वो नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी रखता था, ठीक है, जब वो एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी रखता था तो देखें आपने उसको एक प्राइस पे करी होगी। फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में बेकर शॉप जो थी वो 10 लाख की थी, लेकिन उसने आपको 12 लाख रुपए की शॉप सेल करी। आपने बोला भाई 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो तुम? उसने कहा भाई मेरी गुडविल है, मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा अर्न करता हूं, मेरी इस एरिया में एक गुडविल बनी हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो जब आपने उस गुडविल की एक प्राइस उसको पे कर दी, तो अब यहां पे आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई तुम लोकल लिमिट्स या स्पेसिफाइड लिमिट्स की, रीजनेबल लिमिट्स के अंदर या रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर तुम इस एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते। ये एग्रीमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि आपने उससे उसकी गुडविल बाय करी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है वो आपको यहाँ पे 12 लाख रुपए की सेल कर रहा है 10 लाख वाली शॉप की गुडविल थी, और 3 दिन बाद आपके सामने ही खुल के बैठ जाता है। अगर 3 दिन बाद आपके सामने खुल के बैठ जाता है तो आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा। हो सकता है फिर आप नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न ना कर पाए, गुडविल मूव कर जाए सामने। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुमकिन है, इसीलिए लॉ ने कहा कि अगर सेल ऑफ गुडविल का केस है कि अगर आपको गुडविल सेल की गई है तो ऐसी सूरत हाल में भी आप जो है वो रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट होगा। लेकिन अब देखें इसमें इस चीज ऐसा ना हो कि मैंने वहां से शॉप खरीदी और उसमें लिख रहा हूं कि अब आप पूरी दुनिया में ऐसा बिजनेस दोबारा नहीं कर सकते, तो फिर ये तो वाइड एग्रीमेंट है क्योंकि रीजनेबल लिमिट्स नहीं है। ठीक है, अनरीजनेबल बात कर रहे हैं आप, तो रियलिस्टिक बात करनी है। ऐसा नहीं होगा आप बोल रहे हैं पूरी दुनिया में नहीं कर सकते, पूरा पाकिस्तान में नहीं कर सकते, ये एक अनरीजनेबल बात हो रही है। दूसरा आ जाए पार्टनर्स एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट देखें, पार्टनरशिप भी एक एग्रीमेंट के थ्रू वजूद में आती है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पार्टनर्स अपने आपस में करते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरह की वो बातें करते हैं कि हम शेयर करेंगे लॉसेस को, प्रॉफिट्स को, ये इसके राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगी, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो वहां पे हम ये बातें सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। An agreement in reinstatement of trade among the partners or between any partner and the buyer of firm's goodwill is valid if the reinstate come within any of the following cases। कह रहे हैं कि अगर पार्टनर्स के बीच में आप कर रहे हैं reinstatement of trade, बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट हो रहा है अगर इन केसेस के अंदर से reinstatement आ रही है। कौन कौन से हैं? पहला, an agreement among the partners that a partners shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। कह रहे हैं कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप में ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब तक हम इस बिजनेस के पार्टनर हैं हम कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते पर्सनल। ठीक है, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। हालांकि अगर गौर करें तो इसमें भी रोका जा रहा है तिजारत से, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन है लॉ की, इसलिए लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि अगर पार्टनर्स आपस में ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हम जब तक इस बिजनेस के पार्टनर हैं हम कोई भी दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट है, एक अलाउ बात है।
दूसरा, an agreement by a partner with his other partner that on retiring from the partnership we will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limit provided that the restriction imposed are reasonable. देखिए हर जगह ये बात लिखी हुई मिलेगी आपको, provided the restriction imposed are reasonable, क्योंकि reasonable बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है रिस्ट्रिक्शन की, कि पार्टनर्स आपस में ऐसा बिजनेस, ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं कि उसमें एक पार्टनर कह रहा है कि जब मैं रिटायर होऊंगा या कोई भी पार्टनर रिटायर होने के बाद सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्या, लोकल लिमिट्स, लोकल टाइम के अंदर, लेकिन रीजनेबल बात हो, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि होता ही है ना, अगर मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, अगर पार्टनर्स ऐसे एग्रीमेंट क्यों करते थे कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया, अब मैं उस बिजनेस की नॉलेज लेते गया, मैं पीछे से स्ट्रांग भी था फाइनेंशियली, सारी नॉलेज हो गई, सब कुछ हो गया, फिर मैंने क्या करा, पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेके वही सेम बिजनेस अपना क्रिएट कर दिया। क्योंकि बिजनेस के लिए दो चीजें चाहिए होती है ना, एक स्किल्स चाहिए होती है, वो मैंने बिजनेस से ले ली, पार्टनरशिप में शामिल हो गए। दूसरा फाइनेंस चाहिए होता, वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। यही वजह है कि लॉ ने स्पेसिफाई लिमिट कर दिया कि अगर पार्टनर्स चाहें तो ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो सिमिलर बिजनेस कैरी नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स अपॉन or in anticipation of the dissolution of the firm that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within पार्टनर आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि जब हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे, मतलब तमाम पार्टनर, देखिए रिटायरमेंट है कि एक पार्टनर अलग हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक पार्टनर अलग हो रहा है लेकिन बिजनेस आपका चल रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ, अब यहां पे बात हो रही है कि नहीं, एक पार्टनर अलग नहीं हो रहा, पार्टनरशिप बिजनेस ही हम जो है वो खत्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस हम जो है वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर एग्रीमेंट ऐसा कर रहा है कि ये बिजनेस जब खत्म होगा तो हम ये बिजनेस, हम में से कोई भी अकेला भी ये बिजनेस नहीं कर सकता, इससे सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता अकेले में भी। तो ये भी एक अलाउ है, एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हैं, हालांकि है ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, पार्टनर्स कर सकते हैं ऐसा। एक सवाल देख लेते हैं, पार्टनरशिप रूल सबके लिए होते हैं या सेल्फ क्रेडिट रूल भी हो सकते हैं? ये हम आगे देखते हैं, पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ोगे कि कौन से रूल्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कौन से रूल जो हैं वो आप क्वालिफाइड कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। डेफर कर लो ये क्वेश्चन तब तक, पार्टनरशिप एक्ट तक। पॉइंट डी, an agreement between any partner and the buyer of the firm's goodwill that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period within a specified local limits provided that restriction imposed are reasonable। देखिए अगर फर्म की गुडविल कोई खरीद रहा है या कोई पार्टनर खरीद रहा है तो उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, that such partner will not carry on any business similar to that of the firm, कि वो फर्म से रिलेट कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर फर्म की भी कोई गुडविल खरीद रहा है तो उस वो भी आपसे ये एग्रीमेंट कर सकता है कि आप लोग फर्म से रिलेट कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते सिमिलर टू दैट बिजनेस, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्टेबल है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रिस्ट्रेंट है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कि फर्म की गुडविल आप अगर कोई शख्स परचेज कर रहा है, कोई बायर है, तो वो पार्टनर्स के साथ ये एग्रीमेंट कर सकता है कि वो पार्टनर्स एज ये बिजनेस अगेन नहीं करेंगे लोकल लिमिट्स या लोकल टाइम पीरियड, सॉरी स्पेसिफाइड लिमिट्स या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन, वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ नहीं है। तीसरी चीज होती है ट्रेड कॉम्बिनेशन। देखिए ट्रेड कॉम्बिनेशन आपने पढ़े हुए भी होंगे, ठीक है। एक तो होता है, देखिए ट्रेड कॉम्बिनेशन जो आपने नहीं पढ़े होंगे अभी। एक क्वेश्चन है, देखते हैं, सर अगर पार्टनर रिटायर होने के बाद अपने किसी जानने वाले से सेम बिजनेस में पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि पार्टनर के पास एक्सपीरियंस भी है और फाइनेंस भी, तो फिर तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं भाई, वैलिड नहीं होगा, वो नहीं कर सकता सिमिलर बिजनेस। पॉइंट सी ये था कि तमाम पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप खत्म कर दें
मतलब आप अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो, लेकिन आपने एग्रीमेंट ये करा है कि इसके वाइंड अप होने के बाद भी हम पार्टनर्स अलग अलग भी ये बिजनेस दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड बात है, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ट्रेड कॉम्बिनेशन पे चले। अच्छा, डी। डी वैसे ही है जैसे कि कोई भी शख्स किसी फर्म से कोई गुडविल परचेस कर रहा है, तो उसने फर्म के साथ ये एग्रीमेंट करा है कि आप लोग ये बिजनेस दोबारा नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। हाँ बताया ना दोबारा पॉइंट डी। अच्छा जी, ट्रेड कॉम्बिनेशन पे आते हैं। देखिए, ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है कि बिजनेस आपस में कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं। क्योंकि होता ये है कि कभी कभी, जैसे बहुत पहले जब मैं छोटा था, आप लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, तो बहुत पहले पेप्सी और कोक में भी एक लड़ाई चल गई थी कि मैंने कोक को 2 रुपए में भी बिकते हुए देखा था। ठीक है, उस टाइम पे उसकी वैल्यू जो थी वो कम, मिनी पेप्सी आती थी एक और मिनी कोक भी आती थी, उसकी वैल्यू 5 रुपए होती थी, लेकिन 2 रुपए, 1 रुपए में भी उसको मैंने बिकते हुए देखा था। उस वक्त 1 रुपए भी चलते थे, ठीक है, उसको भी मैंने बिकते हुए देखा था। तो इसी तरह से ट्रेड कॉम्बिनेशन एक क्या चीज होती है कि अब उसमें हो क्या रहा था, वो लोग राइवलरी में इतना ज्यादा आगे निकल गए थे कि एक दूसरे को लॉस पहुंचा रहे थे। मतलब 1 रुपए में एक चीज सेल आउट हो रही है तो इसका मतलब है उनकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही होगी, ठीक है, सिर्फ लॉस की वजह से। ये पॉइंट हो गया। तो अब ट्रेड कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होते हैं? ट्रेड कॉम्बिनेशन होता है कि आपस में एक चीज सेट कर लेते हैं, एक बेंच मार्क के, यार इससे कम में हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, एन एग्रीमेंट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू रेगुलेट बिजनेस और नॉट टू रीस्ट्रेन इट इज वैलिड। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि सिर्फ बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हैं, उसको रीस्ट्रेन नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे। उन्होंने क्या करा, एक चीज सेट कर ली कि यार 10 रुपए से कम में हम लोग अपनी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करेंगे, ज्यादा भले जितनी कर दो, इससे कम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर इससे कम हम आते हैं तो हमें लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कम से कम हमने इतने में सेल आउट करना है। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर 2 कंपनी या 3 कंपनी आपस में बना रही हैं तो बिल्कुल वैलिड है, अलाउ है। क्यों, क्या कर रही हैं वो? रेगुलेट कर रही हैं बिजनेस को, अपने प्रॉफिट्स को पूल कर रही हैं। ठीक है, क्या मजीद कर्टेलमेंट की वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो कहीं ऐसा ना हो कि लॉस होने लगे, तो एटलीस्ट कॉस्ट रिकवर। तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि इससे कम में हम सेल आउट नहीं करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन तो अलाउ है। लेकिन देखें, अगर वो मोनोपोली कायम कर लें, किस तरह से? 3 बिजनेस है आपस में मिल गए कि एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ाएगा, तीसरा भी बढ़ा देगा, साथ में प्राइस बढ़ा रहे हैं, साथ में कम कर रहे हैं। अब ये उन्होंने क्या करा, बेसिकली मोनोपोली कायम कर ली। ये अलाउ नहीं होती, जिसको आप पूल और कार्टेल के नाम से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ेंगे भी, बिजनेस कॉम्बिनेशंस के चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीज अलाउ नहीं होती कि आप एक कार्टेल क्रिएट कर लें कि एक प्राइस बढ़ाए तो दूसरा ही बढ़ाए, क्योंकि ये दर हकीकत आपने क्या करा, आपने अपने बीच का कंपटीशन खत्म कर दिया। आपने कंपटीशन खत्म करा, आपने मोनोपोली बना ली। मोनोपोली तो अच्छी चीज नहीं होती ना, उसमें तो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होता। और आपको पता है कि गवर्नमेंट की मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर बढ़े। ठीक है, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो जो भी, वो तो अपनी सोशल वेलफेयर बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम ये होता है कि सोशल वेलफेयर आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट तो हमेशा चाहती है कि कंपटीशन रहे मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली की बेस पे अब के इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है आपके साथ? मोनोपोली की वजह से ही तो कर रहा है सब कुछ, क्योंकि आपने उनकी कराची में मोनोपोली कायम कराई हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आपके कंपटीशन रहे मार्केट में, ताकि अल्टीमेट बेनिफिट कंज्यूमर को मिले। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर कोई शख्स, कोई बिजनेस आपस में कार्टेल क्रिएट कर लें कि भाई एक प्राइस बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ाए, तीसरा भी बढ़ाए, और साथ में प्राइस जितने से पहला बढ़ा रहा है उतने दूसरा, मतलब एक 10 रुपए से 12 रुपए की प्रोडक्ट कर दी तो सबने 12 रुपए की कर दी। ठीक है, तो मतलब कंज्यूमर के पास कोई रास्ता ही नहीं है, वो परचेज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह की मोनोपलीज, कार्टेल्स मना है, इलीगल है, वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि आपको लॉस ना हो, कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि भाई इतनी प्राइस पे हम सेल करेंगे, इससे ज्यादा प्राइस पे हम सेल नहीं करेंगे, तो फिर वो, सॉरी, इतनी प्राइस पे हम सेल करेंगे, इससे कम प्राइस पे हम सेल नहीं करेंगे, तो फिर वो एक वैलिड ट्रेड कॉम्बिनेशन है, आपको अलाउ है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट्स। ठीक है, देखिए सर्विस एग्रीमेंट के अंदर नेगेटिव स्टिपुलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपने ऑफर लेटर, जब अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ऑफर लेटर भी, वहां पे आपने देखा होगा एक बात लिखी हुई होती है कि जब तक आप हमारे एम्प्लॉई हैं आप कोई भी दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, या कोई भी काम पार्ट टाइम में या फुल टाइम में नहीं कर सकते। ये निगेटिव स्टिपुलेशन है कि आपको सर्विस से रोका जा रहा है, लेकिन ये अलाउ है, एक्सेप्टेबल है ये। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये अलाउ करी हुई है कि अगर आप किसी का ऐसा सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जनाब जब तक आप हमारे बिजनेस में जॉब कर रहे हैं तब तक आप किसी दूसरी जगह पर फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते, तो ये एक एक्सेप्ट एग्रीमेंट है, एक वैलिड एग्रीमेंट है। हाँ, लेकिन अगर ये बात लिखी जा रही है कि यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद अगले 5 साल तक आप सेम बिजनेस में जॉब नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट है, या आप किसी को रोक रहे हैं, ये इनवैलिड है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल टपाल्टी ये एग्रीमेंट करे कि अगले 5 साल तक आप दूसरे लिप्टन को ज्वाइन नहीं कर सकते अगर हमारे पास से नौकरी छोड़ेंगे, या किसी भी टी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, वाइटल वगैरह को। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड एग्रीमेंट है। लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट आपसे किया जाता है कि जब तक आप हमारे पास सर्विस कर रहे हैं आप किसी भी दूसरी जगह पार्ट टाइम या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, आपको अलाउ होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना थर्ड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट। अगर पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। एक क्वेश्चन है, कंपनीज को आपस में ट्रेड कॉम्बिनेशंस करने की जरूरत क्या है, क्योंकि कुछ टाइम बाद मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। नहीं, मोनोपोली क्रिएट नहीं होती। ठीक है, वो ट्रेड कॉम्बिनेशंस करते हैं, अपने प्रॉफिट को बता रहा हूँ ना, वो एक कॉस्ट को सेट कर लेते हैं, वरना राइवलरी में वो इतना आगे भी निकल सकते हैं कि बिजनेस कैप्चर करने के चक्कर में अपने आपको नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि बहुत पहले पेप्सी कोक में भी राइवलरी इस तरह की चली है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक बेंचमार्क सेट कर लें कि इससे कम में हम गाड़ी सेल ही नहीं करेंगे, सॉरी इससे कम में हम प्रोडक्ट अपनी सेल नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या है, कम का सेट किया हुआ है बेंचमार्क, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी करना चाहें कर दें, आप जितनी करना चाहे कर दें। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। मोनोपोली तो तब क्रिएट हो रही है जब एक साथ प्राइस बढ़ रही है, एक साथ कम हो रही है। जैसे बीच में सीमेंट वालों ने करी थी हरकत कि कार्टेल बना लिया था, उसमें तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है अगर आप ऐसी कोई हरकत कर लें, क्योंकि वो मना है। अच्छा सर, बेंचमार्क सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही सेट कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट में बेंचमार्क सेट होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही करेंगे, लाजमी सी बात है। आप अब मैं बेंचमार्क प्रिंटर का लैपटॉप के साथ तो करूंगा नहीं, क्योंकि प्रिंटर एक अलग प्रोडक्ट है, लैपटॉप का एक अलग यूज है। ठीक है, तो इस तरह से ना ही मैं आपके ब्लू बैंड का कोका कोला के साथ करूंगा बेंचमार्क सेट, क्योंकि ये दोनों भी एक अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट में ही करेंगे, और ज्यादातर क्लोज सब्स्टिट्यूट में होती है ये चीज। अच्छा जी, एग्रीमेंट इन रीइंस्टेटमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तीसरा आपका है कि लीगल प्रोसीडिंग्स के एग्रीमेंट में किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकने का एग्रीमेंट करना भी एक वाइड एग्रीमेंट है। सर गोरमे वाला तो पेप्सी और कोक से कम में सेल कर रहा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। हाँ, तो गोरमे वाले ने नहीं करा होगा ना उनके साथ ट्रेड कॉम्बिनेशन, और गोरमे वाले को कहाँ तुम मुकाबला करा रहे हो पेप्सी और कोक से? यार गोरमे वाला एक लाहौर में, मैक्सिमम कराची तक आया हुआ है, तुम उसको पेप्सी और कोक से करा रहे हो। पेप्सी की तो मेरे ख्याल से जितनी लेस बिकती है उतना तो गोरमे वाले का टोटल टर्नओवर भी नहीं होगा। ठीक है, तुम उससे कहाँ उनका मुकाबला करा रहे हो? वो वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल है। बाकी जो गोरमे वाला है उसने नहीं करा ट्रेड कॉम्बिनेशन, तो अब क्या कर सकते हैं? जाके बता दो उसको कि भाई ट्रेड कॉम्बिनेशन कर लो तुम भी। अगर वो गोरमे वाला पेप्सी और कोक से कम में नहीं बेचेगा, आप मुझे एक बात बताएं, गोरमे की ड्रिंक पियेंगे आप? कोई भी नहीं पिएगा।
उसके लिए मजबूरी है कि उसको उनसे कम ही प्राइस रखनी है, क्योंकि वो प्राइस पे ही खेल सकता है उनके साथ, वो प्राइस के बिना उन पे खेल भी नहीं सकता। ठीक है जी, एग्रीमेंट इन रीइंस्टेटमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और कोई सवाल तो नहीं है किसी को? वैसे ये गुर में प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, बहरहाल चलें। एग्रीमेंट इन रीइंस्टेटमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकने का भी जो एग्रीमेंट है, ये भी एक वाइड एग्रीमेंट है। आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गुडविल, दोबारा बताओ, गुडविल क्या होती है? नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से जो एक्सेस अर्न करते हो उसकी एबिलिटी को गुडविल कहते हैं। अगर कोई 10 लाख कमाता है सेम बिजनेस से, तुम उसी बिजनेस से 15 लाख कमा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास गुडविल है। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ये तुम्हारी गुडविल है। ये चीज होती है गुडविल, महसूस की जा सकती है, पर छू छू नहीं सकते आप इसको। इंटेंजिबल एसेट्स है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती अपनी। ठीक है जी, तो अगर किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से रोकने का एग्रीमेंट है तो ये एक रीइंस्टेंट, तो ये भी एक वाइड एग्रीमेंट में आता है। क्लियर? लेकिन जी लोगों, अब इस सवाल आ रहे हैं, पहले आप लोग सारे सवाल पूछ लें ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। सर, लोगों का ट्रस्ट गुडविल में आएगा। ठीक है, गुडविल में सब कुछ आ जाता है। अगर तुम नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न कर रहे हो, अब उसमें ट्रस्ट हो, तुम्हारी मशहूरी हो, तुम्हारी कुछ भी चीज हो, ठीक है, ये सब गुडविल में आ जाएगा। लेकिन गुडविल कभी भी इसका नाम नहीं होता, रेपुटेशन, ट्रस्ट, ये सारी चीजों का नाम गुडविल कभी भी नहीं होता। गुडविल नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी है। अगर मार्केट में उसी बिजनेस में हर कोई 10 रुपए कमा रहा है और तुम उसी बिजनेस से 12 रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास गुडविल है। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारे पास गुडविल है। अगर कोई उसी बिजनेस से 10 रुपए कमाता है और तुम 12 रुपए कमा रहे हो, तो तुम्हारे पास गुडविल है, जब भी तो तुम 2 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, क्योंकि तुम नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न कर रहे हो। अब उसके अंदर भले तुम जो लेना चाहो ले लो, जो भी वजह हो सकती है, लेकिन गुडविल इसी को कहते हैं कि नॉर्मल रेट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। ट्रेड कॉम्बिनेशन वाइड कैसे होगा सर? पहली बात तो ट्रेड कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि वाइड नहीं होगा। ठीक है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ बिजनेस में, रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड में ट्रेड कॉम्बिनेशन नहीं आता, क्योंकि ट्रेड कॉम्बिनेशन अगर आप सिर्फ इस हद तक कर रहे हैं कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि मिनिमम ये प्राइस रखनी है, ठीक है, मैक्सिमम आप जिस पे बेचना चाहो बेच दो, किसी भी प्राइस पे बेच दो, लेकिन मिनिमम एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि इतनी प्राइस रखनी है, ठीक है, तो ये अलाउ है, एक्सेप्टेबल है। वाइड कैसे होगा? वाइड तब होगा जब आप ट्रेड कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट कर दें मोनोपोली के अंदर, कि आप 4 बिजनेस ने आपस में मिलकर एक मोनोपोली कायम कर ली कि सेम प्रोडक्ट है, हर चीज है, जो पहले की प्राइस है वही दूसरे की प्राइस है, वही तीसरे की प्राइस है, साथ में प्राइस बढ़ा रहे हैं, साथ में प्राइस कम कर रहे हैं। एक 10 रुपए करता है तो बाकी 3 भी 10 रुपए करते हैं, एक 5 रुपए करता है तो बाकी 3 भी 5 रुपए करते हैं। तो ये तो मोनोपोली ही हो गई ना एक तरह से, आप अकेले ही हो गए। आप अलग अलग 4 दिख रहे हैं लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी कोई मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन में, तो फिर वो वाइड हो जाती है, इलीगल बात हो जाती है। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है सर, अगर वो बेंच मार्क सेट ना करे तो फिर क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी उसमें? नहीं, गवर्नमेंट ने तो उनको बेंचमार्क सेट करने का भी नहीं कहा, वो तो खुद ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ कि ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं, रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। गवर्नमेंट होगी नहीं होगी वो तो एक अलग चीज है ना, गवर्नमेंट क्यों होगी? गवर्नमेंट ने तो उन्हें बोला ही नहीं कभी ट्रेड कॉम्बिनेशन करने। मैं तो ये पढ़ा रहा हूँ कि ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता, कि अगर आप सिर्फ इतना ट्रेड कॉम्बिनेशन करें कि आपने एक बेंचमार्क सेट करा कि इससे नीचे प्राइस नहीं बेचेंगे कि आप प्रॉफिट ज्यादा बना सकें, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आप मोनोपोली कायम नहीं कर सकते कि एक मोनोपोली ही बना लिया आप लोगों ने आपस में मिलकर, वो चीज आप नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाने का उन्हें कहा ही नहीं, तो उनका अपना फैसला है। और कोई सवाल जल्दी पूछ ले, वरना फिर आप लोग, मैं आगे बढ़ाता हूँ तो फिर बीच में पुराना पूछ रहे हो। अब ये जो रेज हैंड कर रहे हैं इनको चाहिए कि क्वेश्चन लिख के पूछ लें।
मतलब मेरे ख्याल से मेरी 7वीं 8वीं क्लास से इनको अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि रेज हैंड से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि माइक आपका अलाउ ही नहीं है बोलना। सर शुगर की प्राइस में गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होती है? देखें जी, आप केस को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आप शुगर प्राइसेस में कहाँ जा रहे हैं? सब्सिडीज खा रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ चीजें हैं। आप ये देखें, आपने लॉ को ये पढ़ें कि लीगल प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट तो हर प्राइस में इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन गोश्त तक की प्राइस बनाते हैं कि इससे ज्यादा में गोश्त नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आपको आज तक 440 रुपए में गोश्त मिला? कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तो सारी प्राइजेस गवर्नमेंट निकालती है, इसलिए वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने ये देखना है कि ट्रेड कॉम्बिनेशन रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता। अगर वो सिर्फ बेंचमार्क सेट होने की हद तक हुआ हुआ है कि आपने मिनिमम बेंचमार्क सेट किया हुआ है, तो वो रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड के एग्रीमेंट में नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होती है वो एक अलग चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज की एक प्राइस बताती है। आप उससे ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे, शॉर्टेज करेंगे, दखीरंदोजी करेंगे, तो वहां पे मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, उन पे सब्सिडी वगैरह बहुत सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बात करनी है, हमारा टॉपिक ये है कि ये रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड में आता है या नहीं आता। तो अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन मिनिमम बेंचमार्क पे सेट हुआ हुआ है तो रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आता। ये 2 पॉइंट का बता दें क्या है भाई? 2 पॉइंट का डी बता दें। देखें, ऐसे वाहियात तरीके से सवाल नहीं पूछा करें, इसको प्रॉपर तरीके से सवाल पूछा करें। सवाल पूछना भी एक आर्ट होती है, और आप लोगों को अब ये चीज आ जानी चाहिए कि सवाल कैसे पूछा जाता है। माशाल्लाह आप लोग आईसीएमए के स्टूडेंट हैं, आगे जाके आपको सीएफओ सीईओ बनना है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी अपने अंदर डेवलप करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से पूछा जाता है। आप किसी मीटिंग में बैठे हो और इस तरह की बात करेंगे तो आपको शायद मीटिंग में बाहर निकालने या काफी इंसल्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि ये बात मैं काफी दफा आप लोगों को बोल चुका हूँ, इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूँ कि सवाल पूछना भी एक आर्ट होती है, उसको थोड़ा तरीके से पूछा करें। अब मुझे क्या पता पॉइंट डी का 2 हर जगह आपको हेडिंग मेंशन हुई है, आप हेडिंग मेंशन करें। ठीक है जी, एग्रीमेंट इन रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। सर पॉइंट का 2 का डी वाले जो भाई हैं, वो उनसे मेरी दरखास्त है कि वो क्वेश्चन पूछ लें जल्दी, वरना अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर वो सवाल लिख रहे होंगे। एग्रीमेंट इन रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, उसका बी पॉइंट आप कहां से पूछ रहे हो? बहरहाल चलें जी, एन एग्रीमेंट इन रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। देखें, किसी भी शख्स को अगर आप लीगल प्रोसीडिंग से रोकते हैं तो वो एग्रीमेंट एक वाइड एग्रीमेंट होता है। आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से रोक नहीं सकते। ठीक है, आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएंगे। इस तरह की कोई भी बात आप किसी एग्रीमेंट में करते हैं तो वो एक वाइड एग्रीमेंट होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट में से एक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आती हैं? एज अमेंडेड बाय द पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर द फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स वाइड। 3 तरह के लीगल प्रोसीडिंग एग्रीमेंट को इन्होंने वाइड करार दे दिया। पहला, an agreement by which a party is restricted absolutely from taking usual legal proceedings in respect of any rights arising from a contract। अगर आप किसी भी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई कल को तुम कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं करोगे अपने राइट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, तो ये एग्रीमेंट भी एक वाइड एग्रीमेंट है, आप नहीं कर सकते, आप अगले को लीगल से रोक रहे हैं। ठीक है। पॉइंट बी, an agreement which limits the time within which one may enforce his contract right without regard to the time allowed by the limitation act। अगले को आप क्या, बी पॉइंट क्या है कि अगर कोई लिमिटेशन एक्ट ने टाइम अलाउ किया हुआ है, अगर कोई टाइम लिमिटेशन एक्ट ने अलाउ किया हुआ है और आप उसमें कर्टेलमेंट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है, जो टाइम अलाउ किया हुआ है लिमिटेशन एक्ट ने, उसको अगर आप कम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट को छोड़ के, उसको कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स को आप फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं अगर 3 महीने के अंदर तुमने लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करी तो फिर मैं तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दूंगा कॉन्ट्रैक्ट से। ये आपने क्या करा?
जो रेमेडी उसको मिलने वाली थी उसमें आपने कमी कर दी। लिमिटेशन एक्ट 3 साल बोलता है, आप 3 महीने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक लीगल प्रोसीडिंग्स का वॉइड एग्रीमेंट है। तीसरा, आपने किसी का एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर फीचर ऑफ एनी राइट्स अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ सूट इज नॉट बाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट रिगार्ड टू द टाइम अलाउड बाय द लिमिटेशन एक्ट। आपने ए ने बी से एग्रीमेंट करा कि अगर 2 साल के अंदर अंदर तुमने केस नहीं करा तो हम फिर तुम केस नहीं कर सकते। ये आपने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट का केस करने का राइट था वो लिमिटेशन एक्ट का टाइम अलग था, आपने उसमें मजीद कमी करके, लेकिन पहले वाले, दूसरे वाले और तीसरे वाले का डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। इन दोनों में फर्क है, बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन दोनों में फर्क है। पहले वाले में आप उसके बेनिफिट्स को फोरफीचर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे वाले में आप सूटी फाइल करने पे वो कर रहे हैं कि वो सूटी फाइल नहीं कर सके आप पे, वही राइट खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के एग्रीमेंट अगर आप करते हैं तो वो रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में आते हैं, और ये तमाम के तमाम वॉइड एग्रीमेंट। अब बारी बारी हम आगे जाके बी और सी को देखेंगे पॉइंट को, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं लीगल प्रोसीडिंग्स पे, उनको जरा देख लेते हैं। As stated above, Section 28 renders every agreement in reinstatement of legal proceedings is void. This is furtherance of what we studied under the definition of a contract, namely agreement plus enforceability at law is a contract. Thus, if an agreement inter alia provides that no party shall go to the court of law in case of breach, there is no contract and the agreement is void ab initio. In this connection, the following point must also be borne in mind. वो वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। और आप एक बात कह रहे हैं कि अगर कल को हमारे बीच कोई डिस्प्यूट आएगा तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो जब आप इन्फोर्सिबिलिटी ही हटा देंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, क्योंकि उसका तो मतलब ही यही है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर आप उसमें से इन्फोर्सिबिलिटी ही हटा देंगे तो इसका मतलब है आपने एक वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट करा। ठीक है। अब लेकिन कुछ पॉइंट्स को कह रहे हैं मजीद आप अपने माइंड में रखें। पहली, द सेक्शन अप्लाइज ओनली टू राइट्स अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन अप्लाई होता है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के लिए, मतलब जो आपके ट्रेड के लिए हो रहे हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू द केसेस सिविल ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग और टॉर्ट्स। इसका मतलब है उन्होंने खुद ही यहाँ एक्सक्लूड कर दिया आपके क्रिमिनल लॉ वगैरह को। टॉर्ट्स आपको पता है सिविल रॉन्ग होता है जिससे इंजरी वगैरह हो जाती है किसी, ठीक है, उन तमाम चीजों को अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए, मतलब आपके जो ट्रेड वगैरह के हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, दिस सेक्शन डज नॉट अफेक्ट द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। देखें, कभी कभी एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, पहले ये समझ लें। आर्बिट्रेटर होता है जो कोर्ट के बाहर मसले हल करते हैं। आप कोर्ट नहीं जाते, आप एक बंदा डिसाइड कर लेते हैं कि आर्बिट्रेटर होगा हमारा, और हम दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट आया तो हम आर्बिट्रेटर को रेफर करेंगे। If the parties agree to refer to arbitration any dispute which may arise between them under the contract, such a contract is valid. ठीक है, कि पार्टीज ने डिसाइड किया हुआ है ए बी ने कि अगर हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है इस एग्रीमेंट को लेके तो हम मिस्टर सी के पास जाएंगे, मिस्टर सी हमारे आर्बिट्रेटर हैं, और जो फैसला मिस्टर सी करेंगे हम दोनों उस फैसले को मान लेंगे। ठीक है, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। पॉइंट सी, this section does not affect an agreement where the parties agree not to file an appeal in a higher court. Thus, where it was agreed that neither party shall appeal against a trial court decision, the agreement was held valid. For Section 28 applies only to absolute restriction on taking the legal proceeding. Whereas here the restriction is only partial, as the parties can go to the court of law, all right, and the only restriction is that the losing party cannot file an appeal. देखें, सबसे पहले ट्रायल कोर्ट होता है जहां पे आपका केस वगैरह चलता है। ठीक है, अब वहां से अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद एक अपील का ऑप्शन भी आता है। अपील आप हमेशा हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हाई कोर्ट ने आपका डिसीजन आपके हक में नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, अपील हमेशा हायर कोर्ट में फाइल होगी, हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, हायर कोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटी कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया था, आप हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। ठीक है, हमेशा एक कैटेगरी ऊपर वाले कोर्ट में। अगर आप अपने एग्रीमेंट में ये बात लिखें कि जो ट्रायल कोर्ट होगा, जो पहला कोर्ट होगा, उसका जो डिसीजन आ जाएगा वही फाइनल होगा, उसके बाद हम दोनों में से कोई भी अपील की तरफ नहीं जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट है।
ठीक है, ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट है, ये चीज अलाउ है, ठीक है, वैलिड होगा। अगर आप अपील का क्लॉज हटा दें कि अगर जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा हम वही करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट टाइम डी, lastly this section does not prevent the parties to a contract from selecting one of the two courts which are equally competent to try the suit। ठीक है जी। अब देखें, ये जो सेक्शन है ये इस चीज में आपको प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है, कि आप जो है इक्वल कॉम्पिटेंसी रखने वाले कोर्ट में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट है, ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, लॉ आपको रोकता नहीं है कि आपने इसी पे करना है। अगर इक्वल कॉम्पिटेंसी है, दोनों का इक्वल डिग्री है, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, दोनों में से लॉ आपको अलाउ करता है। ये इस चीज से नहीं रोकता कि आप कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, आपको चॉइस है कि आप दो सेम लेवल के कोर्ट में से कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी कोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपका केस फाइल होगा और केस चलेगा। ठीक है जी, ये तो आपके हो गए डी तक पॉइंट। यहां तक किसी को कोई मसला है? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं मजीद। अच्छा जी, जो एक मिनट, कोई क्वेश्चन आ गया सर, लास्ट दोबारा समझाते हैं। देखें लास्ट पे क्या है कि दो, हाँ मैं समझा रहा हूँ, दो सेम लेवल के कोर्ट हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, लॉ आपको नहीं रोकता, क्योंकि दोनों सेम लेवल के कोर्ट हैं। मतलब जब भी आपके पास सेम कॉम्पिटेंसी के कोर्ट आएंगे, आप कोई सा भी कोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, वहां पे हमारा केस फाइल होगा, आपको नहीं रोकता। ठीक है, तो इस चीज को आप रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं लेंगे। देखें अगर गौर करें ना इसको थोड़ा सा, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन की बात लिखी हुई, ये एक्सेप्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक्सेप्शंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने ए और बी ने आपस में कोई एग्रीमेंट करा है और उन्होंने लिखा है कि केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में ही चलेगा, और कल को उसमें से बंदा जाके लाहौर हाई कोर्ट में केस कर देगा, सूट फाइल कर देगा, तो उसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ ने आपको रोका नहीं था, आप दोनों में से कोई भी चॉइस कर लेते। आपने उस वक्त सिंध हाई कोर्ट करा, तो आप सिंध हाई कोर्ट में ही सूट फाइल करेंगे। ठीक है, ये दोनों का आंसर हो गया। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन लीगल प्रोसीडिंग पॉइंट सी, रीड फ्रॉम लाइन 4। आप इसकी बात कर रहे हैं शायद, एन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर फीचर ऑफ एनी राइट, इसको अभी मैं आगे बता रहा हूं। और अगर ये वाले की बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस की, तो रिस्ट्रिक्शंस का ये था कि अपील में, अपील करने पे रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हैं कि ठीक है, जो पहला कोर्ट फैसला देगा वही फैसला हम काबिल कबूल कर लेंगे, मजीद उसको आगे लेके नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारे हक में फैसला नहीं आया तो तुम अपील फाइल कर दो, या मेरे हक में फैसला नहीं आया तो मैं अपील फाइल कर दूं। ये चीज अगर आप करते हैं तो ये वैलिड एग्रीमेंट है, लॉ इसको अलाउ करता है। ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट ए बी सी डी दोबारा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। आप थे कहाँ जो आपको एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया? देखिए भाई, पहले पॉइंट में वो कह रहे थे कि आर्बिट्रेशन के थ्रू, पहला पॉइंट ये था कि ये अप्लाई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे होगा, बाकी चीजों पे नहीं होगा। सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स एक अलग चीज है, उनका अलग लॉ है, उनमें ये डील नहीं करेगा, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करेगा। दूसरा पॉइंट में वो कह रहे थे कि आर्बिट्रेशन के थ्रू भी मसले हल हो सकते हैं, ठीक है,
अच्छा, इत्तेफाक की बात है, ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने लॉस ऑफ रिसीशन में भी इसी तरह से पूछा था कि 1 2 3 4 सारे पॉइंट बता दें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्लास के वक्त किधर होती है जो मैं बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो बी जो है उसमें यही है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं आप मामले हल। ठीक है, कि अगर आप ने एक बंदा डिसाइड किया हुआ था कि वो हमारा आर्बिट्रेटर होगा, फॉर एग्जांपल ए बी ने कहा हुआ था कि अगर कल को हमारे बीच कोई डिस्प्यूट आया तो हम सी को रेफर करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, तो ठीक है, लॉ ने इसको अलाउ किया हुआ है, आप कर सकते हैं, सी आपके आर्बिट्रेटर हैं और वो जो भी फैसला देंगे उसको आप कबूल कर लें। पॉइंट सी ये था कि दोनों पार्टीज आपस में ये फैसला कर लें कि अगर कोई भी किसी के भी हक में फैसला आएगा हम अपील दायर नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे कोर्ट में दोबारा से उस केस को अपील में नहीं लेके जाएंगे, जो फैसला होगा उसी को हम काबिल कबूल मान लेंगे। ठीक है, अपील में नहीं जाएंगे। तो ये भी एक वैलिड एग्रीमेंट है, ये भी काबिल कबूल है। चौथा पॉइंट ये था कि ये लॉ आपको कभी भी दो सेम कॉम्पिटेंसी के कोर्ट की सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। आप चाहें तो लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी रखते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे केस फिर उसी में चलेगा, मजीद आगे दूसरे किसी कोर्ट में नहीं चलेगा। ठीक है जनाब। देखिए, एक चीज होती है ना कि आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया, 2 पॉइंट समझ में नहीं आया, वो बात तो क्लियर होती है, लेकिन एक क्या आप बोलते हैं कि पूरा ही मुझे समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब है आप फिर कुछ आप में भी मसला है कि आप गैर हाजिर दिमाग लेके बैठे हैं। ठीक है, कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मैं तो आपको 10 बार पूछेंगे 10 बार भी बता दूंगा, लेकिन बात आप में भी होती है कि आप कितनी बार में समझते हैं। ठीक है, मैं तो आपको बार बार भी बताता रहूंगा, आप फिर पूछेंगे मैं फिर भी बता दूंगा, लेकिन कोशिश यही करा करेंगे उसको जल्द से जल्द समझ लिया करें। कर्टेलमेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Any agreement curtailing the period of limitation prescribed by the limitation is also void under Section 28. Thus, if a clause in agreement between A and B provides that either party can sue for breach within a 1 year of breach only, the clause is void, and despite the clause, the parties have a right to sue in case of breach. The clause is void, and despite the clause, the parties have a right to sue in case of breach by either party within the time allowed by the Limitation Act within 3 years from the date of breach. ठीक है जी। अगर आप लिमिटेशन है कि ये बेसिकली आपका पॉइंट नंबर बी है, ठीक है, जो आपका ऊपर पॉइंट नंबर थे ना रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का, उसका पॉइंट नंबर बी है कर्टेलमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। कि अगर आप लिमिटेशन एक्ट के पीरियड में कर्टेलमेंट करते हैं कि ब्रिज की सूरत में जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं वो तुम 1 साल के अंदर अंदर अगर अप्लाई कर दोगे तो हम देंगे, वरना हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये भी इलीगल है, अलाउ नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ने जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है 3 साल, आपने 3 साल की ही मुद्दत में करना है। लिमिटेशन एक्ट के टाइम में अगर आप कर्टेलमेंट करें या उसको एक्सटेंड करें, दोनों सूरतों में एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। अच्छा, कर्टेलमेंट की सूरत में तो एग्रीमेंट वाइड होता है इसी सेक्शन के तहत, सेक्शन 28 के तहत। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्सटेंड कर दें, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेशन एक्ट ने 3 साल बोला है, आप उसको 4 साल कर रहे हैं, तो वो जो 4 साल वाला किस्सा है वो कुछ इस तरह हो जाता है फिर कि वो होता वो भी वाइड है, लेकिन वो सेक्शन 28 नहीं, सेक्शन 23 के तहत वाइड होता है, जो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते जो लॉ के किसी भी प्रोविजंस को डिफीट करती हो। ठीक है, कि कोई भी एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं और वो लॉ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजन को डिफीट करती है तो वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो वहां पे आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लिमिटेशन एक्ट को एक्सटेंड करें या उसको कर्टेल करें, दोनों सूरतों में एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। फोर फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट क्या है? Under Section 28, it said an agreement which provides for feature of any rights arising from a contract, if suit is not brought within a specified time, say 3 months, is also void. अगर आपने क्या करा, आपने बोला आप केस ही नहीं कर सकते, अगर 3 सूट ही फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, 3 महीने गुजर गए तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अब वहां पे लिमिटेशन एक्ट का टाइम भी आपने देखना है कि वो आपको कितना कह रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर बी और सी को हम देखते हैं ना, इनमें डिफरेंस आ रहा है। बी में क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास से रेमेडी लॉ स्टोरी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम पैसे आपके देते अगर आप सूट फाइल कर देते, वरना हम आपके पैसे नहीं देते। तो सूट आप भले फाइल कर दें, लेकिन पैसे वो नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा 1 साल मैंने टाइम लिखा हुआ था। ठीक है, सूट फाइल आप कर सकते हैं।
सी में क्या हो रहा है, बेसिकली वो आपका राइट ही एस्टिंग्विश कर रहा है केस फाइल, सूट फाइल करने का। वो आपको कह रहा है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ क्यों है, ये अमेंडमेंट्स हुई क्यों है लॉ में, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह होती थी ना ये सारी, तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि जनाब अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल नहीं करा तो हम आपके बेनिफिट्स नहीं देंगे। ठीक है, हम आपके बेनिफिट्स नहीं देंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो चीजें थी उनको लॉ ने खत्म करने के लिए दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया कि आप किसी का राइट ही नहीं रोक सकते। पहली बात तो जो लिमिटेशन एक्ट में सूट फाइल करने का राइट है वो उसका टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है लिमिटेशन एक्ट में, वो उसी टाइम पीरियड में करेगा, आप उसको कम या ज्यादा कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा जो उसको बेनिफिट मिलने हैं उसको भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते लिमिटेशन एक्ट के थ्रू, वो भी उसी के थ्रू डील होगा। ठीक है, वहीं से तो दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा अगर आप काम करते हैं तो। क्लियर है सबको? क्लियर है, तो फिर हम आगे चलें अनसर्टेन एग्रीमेंट्स पर। लेकिन जी अनसर्टेन एग्रीमेंट जो होता है, अनसर्टेनिटी की तो एक मिनट क्वेश्चन है सर, पॉइंट ए बी सी डी दोबारा एक्सप्लेन करें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीगल प्रोसीडिंग, पॉइंट नंबर डी, ये में दोबारा देखो, पॉइंट नंबर डी बेसिकली क्या है कि आप सेम कॉम्पिटेंसी का कोई भी कोड डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आसान अल्फाजों में ये समझ लो कि तुम कोई सा भी कोड डिसाइड कर सकते हो कि इस कोर्ट में हमारा केस चलेगा। सेम कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनकी क्लास उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक सिटी कोर्ट है दूसरा हाई कोर्ट है, ठीक है, इनकी डिग्री में फर्क है। ठीक है, तो सेम कॉम्पिटेंसी के आप कोई से भी दो कोड, दो में से तीन में से एक कोड डिसाइड कर लो, कोई सा भी कोड सिलेक्ट कर लो, दो सिलेक्ट कर लो, कोई से भी कोड तुम सेम कॉम्पिटेंसी के सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा केस चले। वो फीचर में बताता हूँ, वो फीचर क्या होता है, आपने बेनिफिट्स को होल्ड कर लिया, रोक ही लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, कि हुआ क्या कि मैंने आपको कहा कि अगर 3 महीने के अंदर तुमने सूट फाइल नहीं करा तो बस तुम सूट फाइल नहीं कर सकते। तो मैंने आपका क्या करा, आपका सूट फाइल करने का ही राइट एक्सटिंग्विश कर दिया। तो ये भी एक रीइंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में आता है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने कोई टाइम वगैरह मैं अपने पास से डिसाइड नहीं कर सकता, टाइम हमेशा लिमिटेशन एक्ट डिफाइन करता है। ठीक है, कर्टेलमेंट एंड फो फीचर दोनों वाइड है। मामूली सा फर्क ये है कि कर्टेलमेंट में ये हो रहा है कि बेसिकली आप लिमिटेशन पीरियड का टाइम कर्टेल कर रहे हैं कि अगर 1 साल के अंदर अंदर तुमने सूट फाइल नहीं करा तो मैं तुम्हें बेनिफिट नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं आप उसकी टाइम की कर्टेलमेंट कर रहे हैं बेनिफिट्स के लिए, रेमेडी के लिए। उसके बाद आप सूट फाइल कर लें, कोई मसला नहीं है रेमेडी के लिए। लेकिन सी में बेसिकली क्या हो रहा है, सी में आप उसका राइट ही एस्टिंग्विश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं कि वो सूट ही फाइल नहीं करे, कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तुमने सूट फाइल नहीं करा तो बस खत्म, हम नहीं करेंगे आपका, हम ये राइट जब्त कर लेते हैं, आपको 3 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एस्टिंग्विश कर रहे हो, राइट ही खत्म कर लो सूट फाइल करने का। लेकिन दोनों में इतना कंफ्यूज मत हो क्योंकि दोनों ही वॉइड है। ठीक है, तो इतने ज्यादा कंफ्यूज मत हो क्योंकि दोनों सूरतों में आंसर तुम्हारा जो एमसीक्यूज का होगा वो वाइड ही होगा। अगर एक वाइड और एक वैलिड होता तो फिर तो ज्यादा मसले की बात थी, लेकिन दोनों वाइड है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स पे आ जाते हैं हम। अनसर्टेन एग्रीमेंट देखिए, मैंने शुरू से ही आप लोगों को बताया कि लॉ में अनसर्टेनिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, हमेशा लॉ को सर्टेन होना चाहिए। अगर कोई भी अनसर्टेन एग्रीमेंट आप करते हैं वो शुरू से ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड है। अगर आप किसी शॉप पे ऑर्डर देते हैं कि मुझे 100 टन ऑफ ऑयल चाहिए, वाइड एग्रीमेंट आप कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है कौन सा ऑयल चाहिए। आप कहते हैं मुझे 1000 kg ऑफ राइस चाहिए, अनसर्टेनिटी है कौन सी क्लास का राइस चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप करते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, तो वो तमाम के तमाम वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं, अलाउ नहीं है। लॉ में अनसर्टेनिटी की तो गुंजाइश है ही नहीं, लॉ में हर चीज सर्टेन होती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर कोई भी अनसर्टेन एग्रीमेंट करते हैं आप तो वो एक वाइड एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए वेजरिंग
या वेजर, इसके मायने होते हैं बैटिंग के एग्रीमेंट। बैटिंग के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। बैटिंग होती क्या है, एक डाउटफुल इशू होता है, विन और लॉस की सिचुएशन होती है। ठीक है, आप एक बैट लगा लें कि इंडिया मैच जीता तो 10 लाख दूंगा, पाकिस्तान जीता तो इतने तुम मुझे दोगे। ठीक है, ये सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं ये एक वाइड एग्रीमेंट है। आप सिक्का उछालें, चांद आया तो 100 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, छाप आया तो 100 रुपए तुम मुझे दोगे। ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स है बैटिंग के, और बैटिंग हमेशा इलीगल होती है। बैटिंग के तमाम एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होते हैं, आप किसी के साथ भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वेजरिंग की याद रखना एक फ्यूचर इवेंट होता है, हमेशा एक डाउटफुल फ्यूचर इवेंट होता है जिसमें दोनों पार्टियों की विन और लॉस की सिचुएशंस होती है, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, दोनों के बराबर बराबर चांसेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, वेजरिंग के भी कोई एग्रीमेंट होते हैं तो वो तमाम के तमाम आपके वैलिड एग्रीमेंट नहीं होते, वो भी एक वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। एसेंशियल्स में आ जाओ इसके मेन जो जरूरी होती है वेजरिंग एग्रीमेंट्स के लिए चीजें। अच्छा, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। पहली एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, या तो पैसे देंगे या पैसे की वैल्यू की कोई चीज देंगे। ठीक है, प्रॉमिस होगा। दूसरा, हमेशा मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, किसी भी इवेंट के होने या ना होने पे होगा। सिक्का उछाला या तो चांद आएगा या छाप आएगा, होना या ना होना, चांद का आना या ना आना, पाकिस्तान का मैच जीतना या ना जीतना। ठीक है। तीसरा, द इवेंट मस्ट एन अनसर्टेन वन, पहली बात इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए, एक पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर एक पार्टी के हाथ में एग्रीमेंट है तो फिर वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जरूरी है कि इवेंट में अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा किसी को पता ही नहीं होना चाहिए पहले से। डी, ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, दोनों पार्टियों के बराबर 50-50% चांस होना चाहिए कि जीतेंगे या हारेंगे। अगर कोई पार्टी सिर्फ जीतेगी पक्का तो फिर वो वेजरिंग नहीं है। ठीक है, दोनों पार्टियों के पास बराबर बराबर चांस होने चाहिए। आखिरी, नो पार्टी शुड हैव अ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द इवेंट, द स्टेक मस्ट बी ओनली द इंटरेस्ट विद द पार्टीज हैव इन द एग्रीमेंट। देखिए, इवेंट में दोनों पार्टियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनका मेन इंटरेस्ट अपने हारने या जीतने पे होता है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट उसमें मिलने वाले पैसे से होता है, उनका इंटरेस्ट इवेंट में कभी भी नहीं होता, उनका इंटरेस्ट हमेशा अपने मिलने वाले पैसे में होना चाहिए। अगर मिलने वाले पैसे में उनका इंटरेस्ट है तो फिर इवेंट जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। क्लियर है। और अगर आप कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं वो तमाम का तमाम एक वाइड एग्रीमेंट है। इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है, बहुत बड़ी थी, लेकिन नॉर्मली भी मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सी चीज है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो वेजर एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट होता है अगर आप कोई भी बैटिंग के एग्रीमेंट्स करते हैं। लेकिन एक जगह इसकी एक्सेप्शन है, एक जगह बैटिंग अलाउ है, मैं आपको बता देता हूँ। नहीं भाई, क्रिकेट मैच में जो प्लेयर्स को पे मिल रही है वो तो एक वैलिड बात है, उनको सैलरी मिल रही है, वो तो वो वेजरिंग नहीं है। ठीक है, वो वेजरिंग नहीं है भाई, वो जो उनको पे मिल रही है वो प्राइस मनी है, वो वेजरिंग थोड़ी है। उनके तो हाथ में इवेंट है, वो अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि एक जगह वेजरिंग अलाउ है, एक जगह आप बैट खेल सकते हैं, वो है हॉर्स रेस। ठीक है, घोड़ों की रेस पे आप बैटिंग लगा सकते हैं, 500 से ज्यादा की अगर आप बैटिंग लगाते हैं घोड़ों की रेस पे तो वो बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि अंग्रेज जो थे, हमने उन्हीं से कॉपी किया है लॉ। तो वो तो घोड़ों की रेस के शौकीन होते थे, तो वो घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को लीगल करार दिया होता अपने मुल्क में। ठीक है, तो यही वजह है कि वो पाकिस्तान में भी लीगल है कि घोड़ों की रेस पे आप पैसा लगा सकते हैं। सर अगर आप बैटिंग करो और फिर पे ना कर सको पैसे उनको और वो आपको थ्रेट करें तो इसमें गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा, वाइड एग्रीमेंट है। गवर्नमेंट बोलेगी क्यों करा था, पैसे रिकवर हम नहीं करा सकते। वाइड का मतलब ही यही होता है कि गवर्नमेंट जो है, वाइड एम इनिशियो का मतलब ही यही हो गया कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। गवर्नमेंट नहीं, बेसिकली कोर्ट की बात करें, हाँ, कोर्ट उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। जुडिशरी, गवर्नमेंट का तो अलग काम है ना, गवर्नमेंट का काम ये थोड़ी है, कोर्ट का काम है। ठीक है, लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करेगा, लॉ बोलेगा ये वॉइड एग्रीमेंट था शुरू से ही जिस वक्त बना था, कोई पैसे वैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगी। लॉ का वर्ड यूज किया करें या कोर्ट का करा करें, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है।
ठीक है जी। तो घोड़ों की रेस पे अलाउ है, एग्रीमेंट करना आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी इसके अलावा आप कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट, क्रिकेट हो, किसी भी चीज पे आप नहीं कर सकते। सिर्फ हॉर्स रेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि 500 रुपए से ज्यादा की हो। लेकिन अगर 500 से कम है तो फिर वो वेजरिंग है। अब ये भी उन्होंने क्यों करा था, ये उन्होंने इसलिए करा था कि 500 से कम उन्होंने क्यों करा था कि उन्होंने कहा गरीब खेलने ना लगे। लेकिन उन्होंने भी सोच समझ के 500 रुपए रखे थे उस दौर में। उन्होंने कहा यार अगर हम 500 से कम रखेंगे तो गरीब भी आके बैटिंग लगाने लगेंगे और हारने लगेंगे तो और ज्यादा गुर्बत भी बढ़ सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा 500 से ज्यादा। अब उस वक्त 500 रुपए एक अमीर की निशानी होती थी, तो उन्होंने इसलिए 500 का अमाउंट रखा था जो आज तक वही है। ठीक है, देखें उन्होंने उस वक्त भी गरीबों के राइट को प्रोटेक्ट करा था। उन्होंने कहा था कि 500 से कम नहीं खेल सकते आप, 500 से कम खेलेंगे तो मतलब कोई गरीब खेल रहा है, ठीक है, तो वो वाइड है। लेकिन 500 से ज्यादा वाला खेलने वाला आप खेल सकते हैं, क्योंकि वो अमीर बंदे हैं और अमीर लोग खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, तो 500 से कम अगर आप खेलते हैं हॉर्स राइडिंग पे तो वो तो वाइड है, लेकिन 500 से ज्यादा खेलते हैं तो फिर वो वैलिड है। लेकिन सिर्फ वही वैलिड है, बाकी हर जगह हाँ 500 से ज्यादा जरूरी है। 500 से कम खेलोगे तो वाइड हो जाएगी, 500 से ज्यादा खेलोगे तो वैलिड वेजरिंग है। हॉर्स रेसिंग में अगर कोई अमाउंट पे नहीं करता तो फिर कोर्ट एक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा, वैलिड एग्रीमेंट है, पे कराएगा उससे। और सबसे ज्यादा बैटिंग भी वही खेली जाती है, बड़ी बैटिंग जिसे कहते हैं। ठीक है जी। बाकी ये पूरी एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेचर इज वाइड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कुछ स्पेशल केसेस हैं कि हम कहते हैं कि ये स्पेशल केसेस वेजरिंग में है कि नहीं है। ठीक है, पहला आ जाए कमर्शियल ट्रांजेक्शन। Agreement for sale and purchase of any commodity or share market transactions in which there is a genuine intention to do legitimate business, to give and take delivery of goods or shares, are not wagering agreements. If there is no such genuine intention, parties only want to gamble on the rise or fall of the market by paying or receiving the difference in prices only, the transaction would be a wagering agreement. And अच्छा, ये वाले को हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये पहले कर लेते हैं, ये आसान आसान देखिए। लॉटरीज, लॉटरी वेजरिंग में नहीं है, गेम ऑफ चांस है। अगर लॉटरी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुई है तो वो वेजरिंग में नहीं है, उसके अलावा आप कोई लॉटरी खेल रहे हैं तो वो वेजरिंग होती है। यही बात इसमें लिखी है, लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस, हैज द लॉटरी बिजनेस इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। Such transaction is not only void but also illegal because Pakistan Penal Code declares conducting of lottery a punishable offence. If a lottery is authorized by government, the only effect of such permission is that person conducting the lottery. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है तो ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है और आप कोई लॉटरी चला रहे हैं तो वो पनिशेबल है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है जी। बॉन्ड लॉटरी है, बॉन्ड देखें ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट से। ठीक है, प्राइज मनी उसमें भी मिलती है, गेम ऑफ चांस है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है इसलिए लीगल है। इसके अलावा कोई लॉटरी वॉटरी आप लेते हैं तो वो इलीगल होती है। क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स वेजरिंग नहीं है। ये बेसिकली इस तरह से होते हैं कि एक पजल होता है, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, वो आप सॉल्व करो, वो सॉल्व करके आप जमा कराओ तो आपको एक इनाम मिलता है। ठीक है, वो जब पजल आप सॉल्व कराओगे तो आपको एक इनाम मिलेगा। तो ये भी एक वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी स्किल्स लगती हैं, आपकी नॉलेज लगती है, आपकी इंटेलिजेंस यूज होती है। ठीक है, ये आपकी स्किल्स पे होता है, ये आप जब मेहनत करते हो तो आपको मिलता है, हार्ड वर्क, तो उसका प्राइस होता है। तो ये भी एक वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आता। फिर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इवन दो दे प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मनी बाय इंश्योरेंस द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट डिफर फ्रॉम वेजरिंग एग्रीमेंट मेनली इन थ्री एस्पेक्ट्स। देखिए, इंश्योरेंस के भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे होता है कि आपको पैसे देंगे, लेकिन वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्री एस्पेक्ट्स पे डिफर करते हैं वेजरिंग से। पहला, द होल्डर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इवेंट अपॉन विच द इंश्योरेंस मनी बिकम्स पेबल। ठीक है,
Thus, contracts of insurance are entered into protect to an interest. In wagering agreement, there is no interest to protect, and the parties bet exclusively because they can thereby take some money. पहली बात, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसको हमेशा वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि इवेंट हो जाए। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेता हूँ, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस लिया, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया कि अगर कल को एक्सीडेंट होता है तो मुझे गाड़ी में प्राइस रिकवर हो जाएगी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। बेसिकली मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हूं, मुझे इस इवेंट के होने में ये कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन वेजरिंग में क्या होता है, वेजरिंग में आपको इवेंट जो आपने बैट लगाया होता है जिसपे, उसके होने में आपको इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं कि मैंने पैसा बनाना है। इंश्योरेंस में ऐसा कोई काम नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, इंश्योरेंस हमेशा साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशंस पे होता है, ठीक है। वेजरिंग विदाउट कैलकुलेशंस होता है। इनकी एक साइंस होती है, एक्चुरियल साइंस, जो कि आपको ये बता देती है कि कितने लोग मरने के एक्सपेक्टेड हैं, कितने लोग नहीं हैं। एक अब देखिए ना, इंश्योरेंस की कैलकुलेशन होती है। मैं हूं, मैं अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा, ठीक है, देखिए जब भी आप कंपनीज वगैरह में इंश्योरेंस लेते हैं, प्रीमियम हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें जो प्रीमियम होता है ना, जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लेती है, हमेशा जो अबव 40 होते हैं उनका ज्यादा ले रही होती है, यंगस्टर्स का कम ले रही होती है। हमेशा अबव 40 का ज्यादा लेगी, यंगस्टर्स का कम लेगी। क्यों? क्योंकि देखिए उनकी कैलकुलेशन क्या कहती है, कहती है कि अबव 40 के बाद आपको बीमारियां पकड़ती हैं तो वो बंदा ज्यादा हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन ये जो जवान है ये कम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब देखें, मजीद कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाएं, अब हम जाते हैं शादीशुदा लोगों पे, जो मेटर्निटी इंश्योरेंस हमारा आता है कंपनी में, उसमें क्या करते हैं, वो यंगस्टर्स के पैसे ज्यादा लेते हैं, और जो अबव 40-45 होते हैं उनके पैसे बहुत कम लेते हैं। अबव 60 के बिल्कुल ही बहुत ही कम लेते हैं, 1800 ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं और वहां पे चांसेस कम है मेटर्निटी की पॉलिसी यूज करने की, क्योंकि यंगस्टर ज्यादा यूज कर सकते हैं तो ज्यादा हमारी तरफ से पेमेंट होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस जो है बेसिकली साइंटिफिक और एक्चुरियल कैलकुलेशंस पे होती है, लेकिन वेजरिंग में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, इट्स जस्ट अ गैम्बलिंग, ठीक है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर रिगार्डेड एज बेनिफिशियल टू द पब्लिक। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के बेनिफिट्स में होते हैं, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि अगर कार इंश्योरेंस आप लें, खुदा ना खास्ता कार लग गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका बेनिफिट है। लेकिन वेजरिंग में पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं होता, यूजफुल नहीं होता, बल्कि अगर मजीद आगे जाके देखें तो अनयूजफुल होता है, ठीक है, नुकसानदेह होता है पब्लिक के लिए। लेकिन फिर भी बहरहाल लोग खेल लें तो उनके लिए तो नुकसानदेह होता है, लोगों के घर तक बिक जाते हैं इसमें। लेकिन इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली एक बेनिफिशियल टू द पब्लिक है। क्लियर है सर? अच्छा जी, यहीं तक इसको हम रखते हैं। मजीद कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर वरना हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लॉटरी है, हाँ, बॉन्ड भी एक तरह से लॉटरी होते हैं लेकिन ऑथराइज्ड होते हैं। सर वेजरिंग थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो वेजरिंग बेसिकली क्या है, एक बैटिंग एग्रीमेंट है। मोटे मोटे पॉइंट देखो ना, एक बैटिंग एग्रीमेंट है, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है। तुम सिक्का उछालते हो, तुम्हें नहीं पता होता ये चांद आएगा छाप आएगा। अच्छा, चांद भी आने के बराबर चांसेस होते हैं, छाप भी आने के, तो तुम्हारे जीतने और हारने के बराबर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, बैटिंग के एग्रीमेंट है ना। तो इस तरह की चीजें तमाम वेजरिंग में आती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इवेंट, मुझे पैसों में बड़ा इंटरेस्ट होता है वेजरिंग में, भाई मुझे बस पैसा आना चाहिए, पैसे में इंटरेस्ट होता है, तो ये तमाम एसेंशियल्स हैं। और कुछ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है, देखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। देखो इंश्योरेंस में पॉइंट, वेजरिंग में क्या होता है, तुम्हें इवेंट में इंटरेस्ट होता है। किस तरह से? क्योंकि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट होता है असल में, कि ये इवेंट अगर हो जाए तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर चांद आएगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट पैसों में होता है। लेकिन अगर तुम इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, तुम अपने राइट को प्रोटेक्ट करते हो, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जरूर करते हो, लेकिन तुम कभी भी नहीं चाहते कि ये काम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ अपना, मैं कभी चाहूंगा मैं मर जाऊं? कभी भी नहीं चाहूंगा। लिया हुआ जरूर है, लेकिन चाह नहीं रहा हूं कि ये इवेंट अकर हो। हालांकि लिया मैंने यही है कि मैं मरूंगा तो मुझे 50 लाख मिले, लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूं कि मैं मर जाऊं तो मुझे 50 लाख मिल जाए मेरे घर वालों को, ठीक है। लेकिन वेजरिंग में ऐसा नहीं होता,
वेजरिंग का सीन ये होता है कि आप चाहोगे कि वो चीज हो ताकि आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पैसों में होता है। इंश्योरेंस में आपका इंटरेस्ट पैसों वगैरह में नहीं होता, आप जस्ट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर है सर सबको? कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ एंड कर देते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, गुड बाय सर लोग। चलें जी, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं।